हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विजन कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए हम फिर से तीसरा अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है वाक्य विचार। वाक्य विचार के बारे में देखते हैं कि वाक्य विचार होता क्या है। तो लिखते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हमने देखा यहां पर कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कैसे बनाता है। दूसरे नियम में ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम किसी शब्द के साथ किसी भी शब्द के साथ क्रिया का मेल कर देते हैं, क्रिया का मेल करते हैं तो वह वाक्य बन जाता है। जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं। अब यहां देखिए हमने एक शब्द लिया अध्यापक और उसके साथ जैसे ही हमने क्रिया जोड़ दिया तो यह वाक्य में तब्दील हो गया। इसे कहते हैं हम वाक्य। अब आइए देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। इसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट और इसे कहते हैं प्रेडिकेट। आइए देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। तो लिखते हैं वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ जिसके उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां देखेंगे कि दिए गए वाक्य में उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। तो इसके लिए अब देखिए मोहन वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। अब यहां मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन जो है पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन हमारा यहां पर उद्देश्य का काम कर रहा है और उसके द्वारा किया हुआ जो कार्य होता है वह विधेय के रूप में जाना जाता है। यह होते हैं वाक्य के अंग। अब चलते हैं वाक्य के भेद की तरफ। देखते हैं कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है रचना के आधार पर। पहले नंबर पर है अर्थ के आधार पर और दूसरे नंबर पर है रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहले नंबर पे आता है विधानवाचक वाक्य, और दूसरे नंबर पर आता है निषेधवाचक वाक्य,
और तीसरे नंबर पर आता है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथे नंबर पर आता है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवें नंबर पर आता है इच्छावाचक वाक्य, छठे नंबर पर आता है संकेतवाचक वाक्य, सातवें नंबर पर आता है संदेहवाचक वाक्य और आठवें नंबर पर आता है विस्मयवाचक वाक्य। आइए देखते हैं इसके बारे में। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक वाक्य। तो आइए देखते हैं विधानवाचक वाक्य क्या होता है। विधानवाचक वाक्य को हम सामान्य या सरल वाक्य भी कहते हैं। जैसे विधि के अनुसार जो बात विषय पूरी तरह से सही रूप में जानी जाती, जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मक वाक्य भी इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत निषेध रूप में नहीं और मत का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे है हम इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और कर्ता के ऊपर किसी भी रूप में हम प्रश्न डाल करके उस वाक्य को तब्दील करते हैं। जैसे क्या बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। आज्ञार्थक वाक्य में कर्ता के ऊपर वाक्य में आज्ञा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे पढ़ो। इच्छावाचक वाक्य में कर्ता के प्रति वाक्य में अपनी इच्छा को व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें हमेशा सकारात्मक इच्छा को ही व्यक्त किया जाता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य के प्रति संकेत करता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। संदेहवाचक वाक्य में संदेह व्यक्त किया जाता है कि कर्ता अपना काम कर रहा है या नहीं। आइए देखते हैं संदेहवाचक वाक्य में शायद बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। शायद बच्चे पुस्तक पढ़ते होंगे। अंतिम नंबर पर आता है
विस्मयवाचक वाक्य। इसमें कर्ता के प्रति हमें आश्चर्य होता है वाक्य को देख करके। जैसे अरे बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होता है। ये होता है 8। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। उदाहरण दिया है बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है प्रश्नवाचक वाक्य, क्या बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। चौथे नंबर पर आता है आज्ञार्थक वाक्य, बच्चे पढ़ो। पांचवें पे होता है इच्छावाचक वाक्य, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो या बच्चों का पढ़ना शुभ हो। संकेतवाचक वाक्य में यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि बच्चे पुस्तक पढ़ते तो उन्हें ज्ञान मिलता। अगला है संदेहवाचक वाक्य, शायद बच्चे पुस्तक पढ़ते होंगे। अंतिम है विस्मयवाचक वाक्य, अरे बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। यह था हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अब आते हैं, देखते हैं इसको। एक होता है इसके अंदर एक दूसरे वाक्य को दूसरे वाक्य में बदला जाता है। उसको देखते हैं क्या उसको कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण। स्थानांतरण को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि स्थानांतरण, रूपांतरण, परिवर्तन, बदलाव या परिवर्तित। इसकी परिभाषा होती है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही स्थानांतरण कहलाता है। जैसे हम एक विधानवाचक वाक्य लेते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यह हमारा विधानवाचक वाक्य है। अगर इसे हम दूसरे वाक्य में बदलना चाहें तो हम कह सकते हैं निषेधवाचक में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं। इसे कहते हैं हम निषेधवाचक वाक्य। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्रम में वाक्य का दूसरा भेद होता है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये होता है मुख्य रूप से 3। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरे नंबर पर होता है मिश्रित वाक्य। आइए देखते हैं इसके बारे में। कि सरल वाक्य क्या होता है और यह कैसे काम करता है। आइए देखते हैं सरल वाक्य।
सरल वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य लिखते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़कर सो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? लिखते हैं कि जिस वाक्य में दो सरल वाक्य हों और दोनों सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ा और सो गया। अगले नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर, जिसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है इसे हम जानेंगे अभी। लिखते हैं कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित वाक्य होते हैं उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य को पहचानना बहुत ही आसान होता है क्योंकि मिश्रित वाक्य में पहला उपवाक्य जो होता है दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। जैसे मेरे पास एक घड़ी है जो बैटरी से चलती है। मैंने आपको बताया कि मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित वाक्य होते हैं। तो देखेंगे कि वह मुख्य उपवाक्य कौन है। तब देखिए यहां पे कि मेरे पास एक घड़ी है, इसे कहते हैं मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य। और यहां से देखिए जो बैटरी से चलती है, यानी घड़ी किस पर आश्रित है? बैटरी पर। तो जिसपे मुख्य उपवाक्य आश्रित होता है उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे इसे कहेंगे आश्रित वाक्य। और इसको भी बना सकते हैं कि राम पढ़ा क्योंकि उसे सोना था। आइए देखते हैं, इसका भी स्थानांतरण होता है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही स्थानांतरण, परिवर्तन, रूपांतरण या बदलाव कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलाव। आइए देखते हैं, जब भी हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हमने लिखा है यहां पर राम बाजार जाकर सब्जी खरीदने लगा। राम बाजार जाकर सब्जी खरीदने लगा। अब हमें संयुक्त वाक्य में जब बदलेंगे तो हमें विशेष ध्यान देना है कि जो ये एक वाक्य है इसमें दो सरल वाक्य को बनाना है और उसके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय का जुड़ाव करना है।
अगर हम उसको जोड़ देते हैं, ध्यान रहे कि हमें वैसी जगह पे जोड़ना है जहां पर एक वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जैसे राम बाजार गया और सब्जी खरीदने लगा। अब यहां देख लीजिए आप लोग, हमने यहां लिखा राम बाजार गया, यानी एक वाक्य हमारा यहां पर पूर्ण हो गया। पूर्ण वाक्य। और इधर सब्जी खरीदने लगा, यह भी हो गया हमारा पूर्ण वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय, इस तरह से हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर हमें इसे मिश्रित वाक्य में बदलना है तो हमें यह ध्यान देना है कि हमारा ये पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित है कि नहीं। अब लिखेंगे, यहां पे बनाएंगे, यहां देखिएगा, राम बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सके। अब यहां देखिए, बाजार जाने का उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उसे सब्जी खरीदना था, यानी उसे सब्जी पर आश्रित था, इसलिए वो इसे कहेंगे मुख्य उपवाक्य और इसे कहेंगे आश्रित उपवाक्य। ये था हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये तो थोड़ा कठिन था, अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसे बताता हूं कि कितना जल्दी और कितना आसानी से हम इसे पकड़ सकते हैं और पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि हम किस तरह से इस वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे किसे कैसे हम पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें कुछ शब्दों को अपने अंदर याद रखना है। जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अथवा। इसे हमें इसको याद रखना है और एक 4-5 शब्द और याद रखना है। लिखना है कि, ताकि, बल्कि, जो, क्योंकि, जब, तब, इन तरह के शब्दों को याद रखना है। इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। तो समानाधिकरण जो होता है संयुक्त वाक्य में,
और व्यधिकरण जो होता है मिश्रित वाक्य में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे इसको। इसके लिए हमें करना क्या है, अगर हम कोई वाक्य है लिख रहे हैं, जैसे राम खेलकर सो गया। अब यहां पे एक वाक्य हो गया। अब इस वाक्य में हम देखते क्या है, अगर इनमें से कोई शब्द, चाहे इनमें से कोई शब्द इसमें मिलता है, अगर इसमें से मिलता है तो वह मिश्रित वाक्य होता है, अगर इसमें से मिलता है तो संयुक्त वाक्य होता है, अगर इन दोनों में से नहीं मिल रहा है तो वह सरल वाक्य होता है। ये हमारा ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से हम वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं। एक चीज और देखते हैं इसमें हम कि बहुत सारे बच्चे कभी कभी यह सोचते हैं कि वाक्य में यह कहीं भी रहेगा तो वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, यहां पे लिख दिया जाए राम और श्याम बाजार गए। अब आपने देखा यहां पर कि राम और श्याम के बीच में और जो है जोड़ रहा है, तो यहां पर और जो है दो शब्दों को जोड़ रहा है। ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, तो ये शब्द जो है सिर्फ शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। और संयुक्त वाक्य में और जो होता है दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अगर दो सरल वाक्यों को और जोड़ रहा है तब वह संयुक्त वाक्य होगा, नहीं तो वह सरल वाक्य ही होगा। जैसे ये देखेंगे, राम खेलता है और पढ़ता है। अब देखिए, राम खेलता है, यहां पर एक वाक्य पूर्ण हो गया और यहां पर भी एक वाक्य पूर्ण हो गया। अब बीच में जो और है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो काम कर रहा है, इसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ध्यान देना है, अगर क्रिया के बाद पहले वाक्य के अंत में अगर क्रिया नहीं है और जुड़ गया तो वह सरल वाक्य कदापि, संयुक्त वाक्य कदापि नहीं है, वह सरल वाक्य है। और आप एक चीज और देखते हैं, मिश्रित वाक्य में उपवाक्य होता है कि मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। इधर देखेंगे, मेरे पास एक पंखा है जो बिजली से चलता है। अब यहां पर हमें यह देखना है, पहले तो हमें पता करेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें से जो हमें मिल जा रहा है। और जो है विधिकरण होता है समान समुच्चय बोधक अव्यय का, तो यहां पर जो है इसे हम मिश्रित वाक्य के रूप में जोड़ते हैं। तो यहां पर इसे हम कहेंगे कि मेरे पास एक पंखा है, और इसे हम कहेंगे मुख्य उपवाक्य। और पंखा किस पर आश्रित है, तो बिजली पर। अगर बिजली रहेगी तो पंखा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो बिजली पर हमारा पंखा जो है आश्रित है, और इसे कहते हैं हम आश्रित वाक्य। और इसे है ये जो है
इसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय का विधिकरण। यहां से लेके यहां तक आश्रित वाक्य और यहां से लेकर के यहां तक मुख्य उपवाक्य। आपको यह अध्याय कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।